नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सबसे पहले बात योगी के महाशपथ की। आज उत्तर प्रदेश के इतिहास को बदलते हुए योगी आदित्यनाथ ने नया इतिहास लिख दिया। 52 मंत्रियों के साथ योगी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पीएम समेत 12 राज्यों के मुख्यमंत्री इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम भी शामिल है। नीतीश की मौजूदगी क्यों है खास, पूरी रिपोर्ट देखिए और फिर खबर तो समझिए। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस शपथ के साथ ही सीएम योगी ने यूपी में इतिहास रच दिया। इस ऐतिहासिक पल का इकाना स्टेडियम और वहां बड़ी संख्या में मौजूद लोग साक्षी बने। योगी की महाशपथ समारोह में 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। इस शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ ने खुद नीतीश कुमार को शपथ ग्रहण समारोह में आने का निमंत्रण दिया था। योगी की जीत को नीतीश कुमार ने योगी के काम पर जनता की मुहर बताया है। आज उनके शपथ ग्रहण समारोह में उनको बधाई देने के लिए आए, खुशी की बात है। क्या आपको लगता है सर, जो नीतियां रही हैं उस पर यूपी की जनता ने मोहर लगाई है? नहीं, बिल्कुल काम कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे और इसलिए जनता ने फिर से इनको मौका दिया। मंच पर खुद जाकर सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का अभिवादन किया। सीएम योगी को दोबारा यूपी का मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी। शायद ये पहला मौका है जब नीतीश कुमार किसी बीजेपी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो सीएम योगी के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार की मौजूदगी के मायने भी जरा समझ लीजिए। ये पहला मौका है जब नीतीश कुमार किसी बीजेपी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह के मंच से बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। संदेश दिया गया कि बीजेपी और जेडीयू का रिश्ता और ज्यादा प्रगाढ़ हुआ है और ज्यादा मजबूत हुआ है। दोनों दलों की बॉन्डिंग पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। ये इसलिए भी खास है क्योंकि यूपी चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही थी। जेडीयू अपने बलबूते इस चुनावी मैदान में उतरी हुई थी। जेडीयू को कोई सफलता हालांकि इस चुनाव में हासिल नहीं हुई, जिसके बाद कई तरह के कयास जो हैं वो चर्चाओं में रहे, सामने आए। सीएम नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर सभी कयासों पर विराम लगा दिया है। शपथ समारोह से एनडीए की एकजुटता का जो संदेश यहां से निकलकर गया, उसके दूरगामी बहुत बड़े मैसेज जो हैं और संदेश जो हैं वो दिखते हुए आने वाले वक्त में नजर आने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ ने दोबारा सत्ता में वापसी कर इतिहास रचा है। आज योगी ने 52 मंत्रियों के साथ शपथ ली। योगी की टीम में कौन कौन शामिल हुए हैं, उन महत्वपूर्ण चेहरों को भी जरा देख लीजिए। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो चेहरे दिखा रहे हैं, जिसमें सुरेश खन्ना, नंद गोपाल नंदी, रविंद्र जायसवाल के नाम शामिल हैं, कपिल देव अग्रवाल, असीम अरुण की बात कर लीजिए, नितिन अग्रवाल की बात कर लीजिए, जेपीएस राठौर, ये वो तमाम नाम हैं जो इस मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। अरविंद कुमार शर्मा, जितिन प्रसाद, आशीष पटेल, संजय निषाद, एक एक करके ये तमाम चेहरे और नाम आप ज़हन में बैठा लीजिए, क्योंकि 52 जिन मंत्रियों ने शपथ ली है योगी आदित्यनाथ के साथ, केशव प्रसाद मौर्य जिनकी चर्चा हमेशा से थी, स्वतंत्र देव सिंह, ब्रिजेश पाठक जो इस बार डिप्टी सीएम, जब 2 डिप्टी सीएम बनाए गए उनमें ब्रिजेश पाठक का नाम भी, सुरेश खन्ना, बेनी रानी मौर्य, नंद गोपाल नंदी, रविंद्र जायसवाल, कपिल देव अग्रवाल, ये वो तमाम चेहरे और नाम जो इस वक्त आप ग्राफिक्स के जरिए अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और इन सभी के प्रमुख के तौर पर, इस मंत्रिमंडल के मुखिया के तौर पर योगी आदित्यनाथ आपके सामने, जिन्होंने दोबारा जीत हासिल करके एक इतिहास रचा है यूपी में। और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी हो जाता है कि योगी की जो नई टीम है उसके मायने को भी समझना होगा, जो बहुत बड़े मैसेज के तौर पर, एक बहुत बड़ी
परिवर्तन के तौर पर, जिसमें युवाओं का प्रतिनिधित्व भी शामिल है, वो खास हो जाता है। योगी ने नई टीम के जरिए कई संदेश दिए हैं। इस बार का मंत्रिमंडल बड़ा रखा गया है। देखिए, इसका साइज जो है वो बड़ा है क्योंकि 52 मंत्रियों ने आज शपथ ली, और ये साइज बड़ा क्यों है ये भी बहुत खास हो जाता है। योगी मंत्रिमंडल में अधिकतम संख्या 60 की है। सीएम समेत 52 मंत्रियों ने शपथ ले ली है, मतलब अभी 7 मंत्री और बनाए जा सकते हैं, यानी ये स्कोप जो है वो खाली छोड़ा गया है। यहां 7 मंत्री और आने वाले वक्त में बन सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जातीय समीकरण, जो हमेशा से बड़ा फैक्टर रहा है राजनीति में, उसी जातीय समीकरण का ख्याल रखा गया है। लेकिन धुरी में क्या है? 2024 का लोकसभा का चुनाव। योगी कैबिनेट को केंद्र की मोदी सरकार की तर्ज पर प्रोफेशनल टच भी दिया गया है। अगर आप इन तमाम चेहरों को देखेंगे तो सिर्फ जातीय समीकरण नहीं बैठाए गए हैं, यहां एक प्रोफेशनल टच भी है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमेशा से जाना और पहचाना जाता है। पूरी एक्सरसाइज 2024 में यूपी की लोकसभा सीटों को फतेह करने के मकसद से की गई है। अब ऐसा क्यों है, जरा नाम के साथ आप समझ लीजिए। ब्रजेश पाठक की बात कर लेते हैं। ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाकर ब्राह्मणों को साधा गया है। जिस ब्राह्मण से यह कहा जा रहा था कि कहीं ना कोई नाराजगी है, वो नाराजगी नहीं है, क्योंकि यहां डिप्टी सीएम बनाया गया है ब्रजेश पाठक को, और ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की गई है। केशव प्रसाद मौर्य को हार के बावजूद डिप्टी सीएम बनाया गया है, क्योंकि एक बड़ा दलित चेहरा, और दलितों का साथ 14 की बात कर लीजिए, 19 की बात कर लीजिए और 22 की बात कर लीजिए, हमेशा से बड़ा उसका ओहदा रहा, बड़ी भूमिका रही, और इसलिए ये नाम भी इस वक्त आपके सामने है, हार के बावजूद भी। मंत्रिमंडल में 5 महिलाओं को भी शामिल किया गया। आपको यह भी बताते चलें कि इस बार 47 महिलाएं जो हैं चुनाव जीत कर आई, और इन 47 महिलाओं में भागीदारी को लेकर भी बार बार कहा जा रहा था कि महिलाओं को मंत्रिमंडल में कितनी जगह मिलती है। तो 5 महिलाओं ने आज मंत्रिमंडल का हिस्सा हुआ है, शपथ लिया है, और वो शामिल हो चुकी हैं। 7 सीटें अभी भी मंत्री के तौर पर खाली हैं, यानी आने वाले वक्त में यहां योगी आदित्यनाथ की तरफ से इन 7 सीटों को भी भरा जा सकता है। इन 7 मंत्रियों के पद पर भी लोगों का चयन किया जा सकता है। और चलिए अब बात कर लेते हैं सहनी की असहज सियासत की, जो इस वक्त बिहार की सियासत को तो जरूर गरमाए हुए हैं। बीजेपी से मिले जोरदार झटके के बाद आरजेडी ने भी मुकेश सहनी को सहारा देने से साफ इनकार कर दिया। बीते कुछ दिनों से सहनी लगातार खुद को लालूवादी बताने में पुरजोर कोशिश में जुटे हुए थे, मगर राबड़ी देवी ने जो कहा उससे सहनी और ज्यादा सन्न हो गए होंगे। पार्टी को तोड़ दिया गया। मैं मुकेश सहनी समझे ना, लालू जी याद आता है, बड़ा बड़ा कहानी लो हमारा पार्टी में। खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। मुकेश सहनी पर यह बात अब इसलिए फिट नजर आ रही है क्योंकि बीजेपी से टकराकर अपने तीनों विधायकों को गंवा चुके सहनी के लिए राबड़ी देवी ने आरजेडी में नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया है। मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़ दिया गया। मैं मुकेश सहनी समझे ना, लालू जी याद आता है। आरजेडी में बुलाएंगे, वापस बुलाएंगे। अब बुलाइएगा, आपको तो याद कर रहे हैं। काहे बुलाएंगे, काहे बुलाएंगे, मन से गए जाएंगे अपना। राबड़ी देवी का बयान सहनी के अरमानों पर पानी की तरह इसलिए है क्योंकि यूपी चुनाव में बीजेपी से सीधे टकराव के बाद वो बार बार खुद को लालूवादी बताने लगे थे। मीडिया के सामने कुछ भी बोलने आते तो लालू जी को अपने हृदय में बसा बता देते थे। अगर अब उस रोज हम शायद लालू जी की बात मान लेते तो शायद ये सरकार नहीं बनता। अगर अब उस रोज हम शायद लालू जी की बात मान लेते तो शायद ये सरकार नहीं बनता। शायद सहनी अपनी करनी का फल भी पहले ही जान चुके थे, लेकिन सब जानते बुझते हुए भी उन्होंने संकट मोचक मानकर लालू नाम का जो पाठ किया, जाहिर है वो कम से कम अभी तो काम आता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो सहनी को यह बात अब समझ में आ चुकी होगी, लेकिन इस खबर को समझना जरूरी है। दरअसल सहनी, उनकी महत्वाकांक्षा जो है वो उन्हें लेकर डूब चुकी है। 2020 चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन का उन्होंने साथ छोड़ दिया था, आप सभी को याद भी होगा, और महागठबंधन को छोड़ वो एनडीए में शामिल हो गए थे। लेकिन सहनी सियासत को समझने में नाकाम रहे हैं। एनडीए के साथ रहे, लेकिन यूपी में
एनडीए के खिलाफ यानी बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। एमएलसी चुनाव में देखिए ये गलती उन्होंने दोबारा दोहराई। गठबंधन धर्म से अलग उन्होंने अपना एक स्टैंड चुना और नतीजा ये हुआ कि 3 विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया है। सहनी के मंत्री पद पर अब तलवार लटक रही और अब सहनी को लालू यादव बार बार याद आ रहे हैं, लेकिन याद आने का कोई फायदा नजर नहीं आता क्योंकि राबड़ी देवी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। महागठबंधन में एंट्री से राबड़ी देवी ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। तो सवाल अब यह है कि अब इसके बाद सहनी का क्या होगा। जिस राग को वो आलाप रहे थे उस राग ने उन्हें जो उम्मीद दे रखी थी वो उम्मीद भी राबड़ी देवी के बयान के बाद अब पूरी तरह से टूट चुकी है। और अब बात है एक ऐसे मुद्दे की जो हमेशा से झारखंड की सियासत का केंद्र बिंदु रहा है। आज उसी मुद्दे को लेकर जेएमएम के एक विधायक ने अपनी सरकार के मुखिया पर वादा खिलाफी का ही आरोप मढ़ दिया। क्या है ये पूरा मामला, पहले मामला देखिए और फिर खबर तो समझिए। हेमंत सरकार के भीतर बड़ी बगावत, सरकार पर फिर बरसे लोबिन हेम्ब्रिम, स्थानीय नीति पर सीएम को अल्टीमेटम, सीएम पर वादे को भूलने का आरोप, लोबिन हेम्ब्रिम का सरकार पर बड़ा आरोप। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर सीएम के बयान पर सियासत गर्मा गई है। अब जेएमएम के भीतर ही बगावत के सुर उभर रहे हैं। शिबू सोरेन को अपना गुरु मानने वाले विधायक लोबिन हेम्ब्रिम ने एक बार फिर सीएम हेमंत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोबिन हेम्ब्रिम एक बार फिर अपनी ही सरकार पर जमकर बरसे और सीएम पर चुनावी घोषणा पत्र को भूलने का आरोप लगाया है। लोबिन ने इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। क्या बताएं कि आज हम विधायक होने के नाते क्या बोलने का भी अधिकार नहीं है विधानसभा में मेरा, हमको नहीं दिया। आज माननीय मुख्यमंत्री ने इस मिट्टी को दागदार किया है, इस मिट्टी पर दाग लग गया है और यहाँ के युवा इस दाग को मिटाएंगे। ऐसा पहली बार नहीं है कि लोबिन हेम्ब्रिम ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हो। हेमंत सरकार की नई शराब नीति को लेकर भी लोबिन सरकार के खिलाफ काफी कुछ बोल चुके हैं। अब लोबिन हेमंत सरकार के खिलाफ अप्रैल महीने से आंदोलन पर उतरेंगे। ऐसे में हेमंत सरकार के खिलाफ लामबंदी और तेज होने के कयास लगाए जा रहे हैं और जेएमएम को बड़ा राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए निरंजन की रिपोर्ट। तो खबर तो समझिए कि 1932 के खतियान का आखिर ये मामला क्या है और जिसकी वजह से लोबिन हेम्ब्रिम को आंसू तक बहाना पड़ गया। देखिए, दरअसल झारखंड गठन के बाद से ही 1932 के खतियान का जिक्र लगातार होता रहा है। 1932 के खतियान को आधार बनाने का सीधा अर्थ है कि उस समय के लोगों का नाम ही इस खतियान में होगा, यानी 1932 के वंशज जो होंगे वही झारखंड के असल निवासी माने जाएंगे। नियोजन नीति लागू करना जेएमएम का मुख्य एजेंडा रहा है। उनके एजेंडे में सबसे अगर पहले किसी शर्त की बात की जाती है, किसी पहले बात की जाती है जिक्र, तो वो है इसे लागू करना, नियोजन नीति को लागू करना। लेकिन 2 दिन पहले हेमंत सोरेन ने नियोजन नीति लागू करने से मना कर दिया था और इसी को लेकर लोबिन हेम्ब्रिम ने हेमंत पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। लोबिन हेम्ब्रिम इस बयान से इतने आहत हुए, वादा खिलाफी के इस स्टेटमेंट के आने के बाद वो इतनी ज्यादा दुखी हुए कि उनके आंसू तक छलक पड़े और इसीलिए वो कह रहे हैं कि इस धरती को, इस जमीन को, जहां पर से जल, जंगल और जमीन का नाता जुड़ा हुआ और जिसकी हमेशा से बात जेएमएम करता रहा है, वो जेएमएम खुद आज अपने आप को आहत महसूस कर रहा है। धरती को दागदार करने का आरोप लोबिन हेम्ब्रिम की तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ही लगा दिया गया। अब चलिए बात कर लेते हैं महायुद्ध की। तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 30वां दिन है। 1 महीने पूरे होने के बाद भी इस युद्ध को रोकने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। इस विनाशकारी युद्ध का आगे परिणाम क्या होगा कोई नहीं जानता है और आशंका यह जाहिर की जा रही है कि रूस युद्ध में रासायनिक हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। पूरी खबर देखिए और फिर खबर समझिए कि रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो फिर क्या होगा। पुतिन की सेना के हमले में पूरा शहर उजड़ा नजर आया। हर तरफ जली हुई इमारतें और मलबे का ढेर दिखा।
ड्रोन से बनाए गए इस वीडियो में कई बहुमंजिला इमारतें खंडहर जैसी दिखी। कुछ बिल्डिंग से तो धुआं उठता भी नजर आया। इस वीडियो को यूक्रेनी नेशनल गार्ड की स्पेशल फोर्स यूनिट आज़ोव की तरफ से जारी किया गया। ड्रोन कैमरे से लिए गए इस वीडियो में सैकड़ों बहुमंजिला इमारतें खंडहर में तब्दील दिखीं। इस वीडियो में इमारत के अंदर से धुआं भी दिखा। ये धुआं थोड़ी देर पहले मिसाइल हमले के बाद का बताया गया। रूसी सेना ने मारियुपोल में सबसे ज्यादा अटैक किया, जिससे शहर करीब 90% बर्बाद दिखा। रूसी सेना की तरफ से अस्पतालों और स्कूलों को भी निशाना बनाया गया। जगह जगह मोबाइल के टावर जमींदोज दिखे। मारियुपोल में रूस ने ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहां हमले का निशान न हो। रिहायशी इलाकों के साथ साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर भी बम गिराए गए। युद्ध के करीब 1 महीने बाद शहर में चारों तरफ खौफ पसरा है। अभी कुछ दिन पहले रूस ने मारियुपोल के एक थिएटर में भी गोले बरसाए थे, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत करीब 1200 लोगों के छिपे होने की खबर थी। और अब एक अच्छी खबर की बात कर लेते हैं। तो देश में 12 से लेकर 14 वर्ष की आयु के 1 करोड़ से अधिक बच्चों को कोरोना की वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। जी हां, और इस बात की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी है। उन्होंने ट्वीट किया है। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि 12 से 14 आयु वर्ग के 1 करोड़ से अधिक बच्चों ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त की है। मेरे सभी युवा योद्धाओं को बधाई जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि आइए इस गति को जारी रखें। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।